अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। बनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। सिवान के मतगणना स्थल पर हम मौजूद हैं और लगातार हम कवरेज भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से MLC कौन बन सकता है। और जैसा कि हमने दिखाया कि काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है सुबह 8 बजे से। देखना होगा कि कौन MLC बनता है। कुल 8 प्रत्याशियों के जो भाग्य के फैसले हैं वो बैलेट बॉक्स में बंद है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का यह कहना है कि लड़ाई त्रिकोणात्मक हो सकती है, लेकिन जब तक परिणाम सामने नहीं आएंगे तब तक कुछ कह पाना बेहद मुश्किल है। कुछ सिवान के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ लग रहा है, किस तरीके से क्या हो सकता है। थोड़ा सा इस पे बताइए। ये राष्ट्रीय सहारा के हैं अरविंद पाठक जी, क्या हो सकता है? देखिए, ये त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि इसमें वोटिंग करते हैं और इस चुनाव की तैयारी लगभग 6 महीने पूर्व से ही शुरू हो गई थी। हालांकि RJD ने अपना कैंडिडेट लगभग तय कर दिया था और तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनकी भी जो कैंपेनिंग हो रही थी फिलहाल, तो उस दौरान भी ये महसूस होने लगा था कि वो भी चुनाव में जाएंगे। सबसे अंत में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया था NDA उम्मीदवार के रूप में। अब चूँकि एक बार वो पूर्व में MLC रह चुके हैं, RJD के उम्मीदवार भी यहाँ से MLC के चुनाव एक बार पहले लड़ चुके हैं और तीसरे जो मुख्य उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में हैं वो भी सिवान की राजनीति के लिए कम से कम नए व्यक्ति नहीं थे। चुने हुए जनप्रतिनिधियों में 85% लगभग प्रतिनिधि जो हैं वो इस बार पहली बार चुन करके आए हैं। वार्ड से लेकर के जिला परिषद तक पहली बार चुन के आए हैं। जो लोग दोबारा तिबारा भी जीते हैं वो भी पिछली बार नहीं थे, उसके पहले जब भी कभी रहे हों। तो ऐसे में इस चुनाव के बारे में प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा या किसी तरह का अनुमान लगाना एक कठिन काम हो सकता है, क्योंकि जो नए लोग आए हैं, नए चुन के आए हैं और तीनों उम्मीदवार संगठनात्मक स्तर पर कहिए या आर्थिक रूप से कहिए या फिर सामाजिक रूप से कहिए, अपने आप में सब लोग संपन्न उम्मीदवार हैं। सब लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों रूप से संपन्न उम्मीदवार हैं। ऐसे में मतदाता जो है किससे कन्विंस हुए हैं आखिरी समय में, वोटिंग के जस्ट पहले का जो समय होता है 40 घंटे का, वो किसके प्रति कन्विंस हो पाए हैं, उनके मन में क्या रहा है कि किसको चुनेंगे तो उनके लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं, किनसे उनका मिलना जुलना आसान होगा, किससे वो अपनी बात आसानी से कह सकते हैं, कोई बात अगर कहनी हो तो। इन सब चीज़ों को देख करके उम्मीदवार अपना मतदान किए होंगे। और रही बात कि जिनको जनता ने चुना है उनको अपना प्रतिनिधि चुनना है, तो ये एक भी जिम्मेदारी जनता के सामने सीधे तौर पर उस वोटर की बनती है कि वो किसी उम्मीदवार को चुन रहे होते हैं तो एक तरह से समझिए कि जिस जनता ने उनको वोट दिया है उसके भी प्रतिनिधि के तौर पर वो चुन रहे हैं। तो इन सब चीज़ बातों का ख्याल रख करके वोटिंग हुई है। वोटिंग तो इसमें लगभग 100% के आसपास वोटिंग होता ही है, क्योंकि चुने हुए लोग रहते हैं, बहुत मिनिमम वोटर्स होते हैं। 4200 या 4642 वोटर्स हैं और 98 पॉइंट समथिंग जो है वो वोटिंग हुई थी। सिर्फ 17 उम्मीदवारों ने वोट नहीं किया था विभिन्न कारणों से। माना जाए कि लड़ाई जो है वो त्रिकोणात्मक हो सकती है, जो चर्चा चली। देखिए, पिछला जो चुनाव परिणाम आया था या उसके पहले जो चुनाव परिणाम, जब से हम लोग नज़दीक से नज़र रख रहे हैं, हर बार चुनाव का जो परिणाम आया है वो सेकेंडरी वोटों के आधार पर आया है। और निश्चित रूप से आज भी जब चुनाव परिणाम आएगा तो जिस तरह की लड़ाई हुई है, हाँ, दूसरे वरीयता में, हालांकि हमने ये भी सुना है कि कई लोगों से, कई उम्मीदवारों से भी और उम्मीदवार के जो समर्थक वोटर हैं, वार्ड हुआ, मुखिया हुआ, जिला परिषद, उन्होंने ये कन्विंस किया है कि सेकंड वरीयता का वोट आप मत दीजिए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में देनी चाहिए चॉइस। लेकिन ये भी सुनने में अगर ऐसा हुआ, द्वितीय वरीयता का वोट अगर कम हुआ होगा तो निश्चित रूप से लड़ाई बहुत टफ होगी।
लेकिन अगर द्वितीय वरीयता का वोट वोटर्स ने किया होगा तो निश्चित रूप से जो दो उम्मीदवारों के बीच मेन लड़ाई होगी उसमें द्वितीय वरीयता जो है वो जीत हार तय करेगा। फिर से हम जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ रिपब्लिक के सुरेंद्र कुमार हैं। क्या लग रहा है सुरक्षा को लेकर, जिस तरीके से AK-47 से दहल उठा है सिवान और लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, क्या सुरक्षा को लेकर? देखिए, आज MLC चुनाव का मतगणना चल रही है सिवान के VM हाई स्कूल में, और इसके 2 रोज़ पहले MLC के निर्दलीय उम्मीदवार पे AK-47 से जिस तरह से हमले हुए हैं, इसको लेकर के सिवान के प्रशासन, जिला प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। आप देख सकते हैं, आपके सामने भी नज़र आ रहा है, ARB के जवान से लेकर के और स्थानीय पुलिस बल, महिला पुलिस बल काफ़ी मात्रा में तैनात किए गए हैं। सिवान के तमाम चौक चौराहे से लेकर के यहाँ तक कुछ देहाती क्षेत्र से जो रूट उस तरह से दिख रहे संवेदनशील, वहाँ भी प्रशासन ने ज़बरदस्त जवान व्यवस्था तैनात किया है। रही बात ये चुनाव की, तो यह चुनाव चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, नेता को नेता चुनना है तो ये सीमित रहता है। अपने अंदर एक लिख ली जाती है कि किसको हमको चुनना है, बाकी तो सामने ढोकुसला किया जाता है ना, रैली में जाना, उनके साथ घूमना, ये तो ढोकुसला है, पहले से वो लिखी जाती है। और इस चुनाव कैसे चुनाव है आप भी जानते हैं, ये पूंजीपतियों के लिए चुनाव, पूंजीपतियों के लिए है। अपने पक्ष में कैसे करना है प्रतिनिधियों को, ये अपनी हथकंडा अपनाना है, न कि आम चुनाव थोड़ी है। जितने भी रैलियों में आपने हुजूम देख रहे थे, वो हुजूम वोट देने वाले की हुजूम नहीं थी, वो जो वोट नहीं देने वाले हैं वो लोग घूमते हैं। जिनको वोट देना है वो किसी के साथ घूमता नहीं है। इसलिए आकलन करना बहुत कठिनाई है कि ये वोट किसको जाएगा। आम आदमी का चुनाव रहता है, जनता का चुनाव रहता, तो खुलकर झंडा लेकर घूमता है, जय जिंदाबाद के नारे लगाता है, उसको किसी से डर नहीं लगता है। लेकिन इसमें बहुत प्रतिनिधि डरते हैं, क्योंकि बहुत उच्च लेवल के लोग इसमें चुनाव लड़ते हैं, इसलिए खुलकर बता नहीं सकते हैं कि हमने किसको वोट दिया है। इसलिए अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। मीडिया को भी आकलन करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि वोट कहीं और जा रहा है और बताने वाले ने बता रहा है कहीं और, सही नहीं मिल पा रहा है। और प्रशासन का तो व्यवस्था जो है, यहाँ का व्यवस्था तो आप देख रहे हैं कि ऐसा व्यवस्था किया है ना, ये 2 रोज़ पहले जो घटना घटी उसको लेकर के वाकई में काबिले तारीफ है। टीवी भारत के संवाददाता इमरोज मौजूद हैं। इमरोज, बताइए क्या लग रहा है, रुझान कब से आने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो मतगणना स्थल है वहाँ पे बिल्कुल चहल पहल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और सभी लोग अभी भी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जीतना तो एक ही को है, 8 उम्मीदवार है। क्या लग रहा है, रुझान कब से आने? देखिए, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग शुरू हुई है। इसमें कई लंबी प्रक्रिया है। 10 टेबल बनाए गए हैं। टेबलों में जो 19 प्रखंड है उस सबके वोटों को मिला दिया जाएगा, फिर जो रिजेक्ट होगा उसको अलग छाट दिया जाएगा, फिर मिक्स करके अलग अलग 10 टेबल पर इसको शेयर करके फिर वहाँ से रबड़ लगा करके अलग अलग जिसके हिसाब से वोटिंग मिली होगी उस हिसाब से 50-50 का बंडल बनेगा, तब जाके गिनती शुरू होगी। तो एक लंबा थोड़ा सा प्रक्रिया है। और चूँकि हमारे साथी ने बताया है कि नेता चुन रहे हैं, ये बात तो सही है बिल्कुल। और ये चूँकि बाहरी आकलन के हिसाब से नहीं बता सकता कि किसके सर पर MLC का ताज होगा, लेकिन कांटे की टक्कर ज़रूर है। और आपको बता दें कि जिस तरह से नेता तो परेशान ही रहे, इस चुनावी कवरेज में मीडिया कर्मी भी परेशान रहे कि कुछ निचोड़ के निकाला जा सके, लेकिन नेता जो एक मुखिया करोड़ों रुपया खर्च करके एक मात्र मुखिया का चुनाव जीता है, वो ऐसी पता तो खोल नहीं सकता है। अब क्या है कि अब यहाँ जो सामने है, जो वरीय पदाधिकारियों के सामने जो गिनती हो रही है, यह एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगा। हमारे ख्याल से 1 घंटा के बाद से कुछ ना कुछ रुझान सामने आने लगेंगे। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, और ये कह देना कि फलां जीत जाएंगे, ये तो बहुत जल्दबाजी है। ABP न्यूज के कैलाश कश्यप भी मौजूद है हमारे साथ। आप बताइए कि क्या कुछ स्थिति है, क्या लग रहा है मुआयना करने के बाद, जिस तरीके से स्थितियां चली और सभी लोग अभी भी दावे कर रहे हैं अपने अपने जीत के? देखिए, ये MLC का जो चुनाव है, जिस दिन चुनाव था बिल्कुल शांतिपूर्वक ये संपन्न हुआ, लेकिन रात होते होते जिस तरह से 47 के मुंह खुल गए और गोलियां चली, सैकड़ों राउंड गोलियां चली, उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई, 2-3 लोग घायल हुए और एक प्रत्याशी पे गोली चली। उसको ले करके पूरा माहौल काफ़ी गंभीर हो गया, प्रशासन के लिए भी और जो प्रत्याशी थे उनके लिए भी, कि आखिर ये जब मतगणना होगा तब क्या होगा। लेकिन कुल मिला के जो आज मतगणना स्थल पे हम लोग बैठे हुए हैं और प्रशासन बड़ी चुस्ती के साथ उस चुनौती को
स्वीकार किया है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिवान के जेपी चौक से लेकर के ये मतगणना केंद्र तक सुरक्षा का इतना पुख्ता इंतजाम है, वो हम आपको बता नहीं सकते हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल शांतिपूर्वक मतगणना चल रहा है। अभी शुरुआत हुई है, प्रक्रिया लंबा है क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, ईवीएम से हुआ नहीं है, थोड़ा सा उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन और इस पर अभी ये कुछ कहना, खास करके सिवान के एमएलसी चुनाव को लेकर के कि फलाना प्रत्याशी की बढ़त है या वो जीत सकता है, ये बड़ी जल्दीबाजी होगी क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी अपना दावा कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये चतुष्कोणीय इसको कहा जाएगा कि ये मुकाबला है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमें लगता है कि शायद 12 बजे के आसपास हमें रुझान मिलना उसके बाद से शुरू हो जाएगा कि ये एमएलसी का जो चुनाव है वो किस करवट बैठता है। चलिए, कशिश न्यूज़ के संवाददाता निरंजन हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि अभी जाहिर सी बात है कि जल्दबाजी होगी कहना कि किसकी बढ़त है, कौन पीछे है, क्योंकि रिजल्ट जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। और प्रशासन तो पूरी तरीके से मुस्तैद है। जब AK-47 से जिस दिन सिवान दल उठा, उस दिन के बाद से प्रशासन इस तरीके से मुस्तैद है। जिलाधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम आला अधिकारी सभी जगहों पे, चौक चौराहों पे लगे हुए हैं। निरंजन से हम जानेंगे, ये बताइए क्या लग रहा है, आप लोग भी लगातार कवरेज किए हैं, तमाम रैलियां से लेकर के चुनाव कवरेज, आकलन क्या लग रहा है? देखिए चंदन, बिल्कुल जैसा कि आपके चैनल के जो संपादक हैं उन्होंने भी साफ तौर पे ये बताया, कैलाश कश्यप जी ने जो जानकारी दी आपको, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे थे। लेकिन एक जानकारी और जो आपके ATN न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनको हम देना चाहते हैं कि केवल जेपी चौक से लेकर मतगणना स्थल तक सुरक्षा नहीं है। पूरे शहर में, शहर के अंदर जितने प्रवेश करने वाले मार्ग हैं, हर जगह 3 लेयर में फोर्स लगाए गए हैं। 3 जगह चेकिंग की जा रही है, तभी गाड़ियों को अंदर घुसने दिया जा रहा है जहां काउंटिंग स्थल है। अब बात कर लें चुनाव की, तो चुनाव हम लोगों ने भी कैंपेनिंग के दौरान जो नेता घूमते थे उस समय कवरेज किया है हमने। लड़ाई बड़ा टफ है। टफ इस मामले में मैं कह रहा हूं कि लड़ाई त्रिकोणीय है। अगर जीत हार किसी की होती है तो कोई बड़ा जीत आंकड़ा नहीं होगा, बहुत कम आंकड़ा में जीत होगी। बात कर ले NDA प्रत्याशी मनोज सिंह की, राजद से विनोद जायसवाल की और निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान की, तो ये तीनों में जोरदार कांटे की। कांग्रेस भी दावा कर रही है, कांग्रेस के आंसू, कांग्रेस को हमारे आकलन के हिसाब से मैं कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि दावा तो हर कोई करता है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है, कैसे है, ये सबको पता है कि कहाँ है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जो 3 लोग ये हैं, इन्हीं तीनों में त्रिकोणीय लड़ाई है। और देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि 12 बजते जो रिजल्ट, जो रुझान सामने आएगा, वो आप देखिएगा कि इन तीनों के बीच ही रुझान रहेगा। जी बिल्कुल, आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई और जाहिर सी बात है कि 12 बजे तक रुझान सामने आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन एमएलसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, बढ़त किसकी हो रही है। लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और बातचीत भी कर रही है। जो जिले के जो वरिष्ठ संवाददाता थे उनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि लगातार ये लोग क्षेत्र में जा कर के कवरेज भी किए थे, तमाम रैलियाँ या फिर चुनाव के दिन भी कवरेज किए थे और बहुत कुछ आकलन होता है। लेकिन इस बार सब कुछ आकलन फेल है और अब रुझान आने के बाद ही पता चलेगा कि सिवान का एमएलसी कौन होता है। हमारा सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। आपके
आपके गंजेपन व बालों के झड़ने से शादी विवाह में हो रही हो परेशानी, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि सिवान में आ गए हैं डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी। यहाँ गंजेपन, बालों का झड़ना व टुनकी का होता है सफल इलाज। 20 वर्षों से हेयर केयर दिल्ली का शानदार अनुभव। अगर आप गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही चलें फरीदी हेयर केयर क्लिनिक, डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी, गंगा कॉम्प्लेक्स, दरबार सिनेमा के सामने, पन्ना मार्केट के पास, सीवान। रविवार को तेथली बाजार, बड़हरिया। मोबाइल नंबर 9312710383। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।